Everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise of chapter number 8. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर 8 की सारी थ्योरी की थी। चैप्टर नंबर 8 में जितनी हमारे पास डेफिनेशन, जितने कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास मेन टॉपिक्स थे वो सारे हमने किए थे। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का बेसिकली पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसका फर्स्ट लेक्चर मीन्स के इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 8, वो देख लेंगे तो आपको सारी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी, सारा चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। सारी चीज़ें आपको वही लगेंगी कि ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ ली है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने करवाया ही इसी तरीके से था कि जो जो चीज़ समझाने वाली है वो साथ साथ समझा दी थी, ताकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो सबसे पहले एक्सरसाइज 8 फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मींस कि हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। सो फर्स्ट एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव की डेफिनेशन हमने की थी, वो क्या होती है? ऐसा रिजल्ट होता है जो हम किसी चीज़ पे बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो रिजल्ट निकलता था उसको हम इंडक्टिव कहते थे। तो मींस के फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। इंडक्टिव रीजनिंग किससे रिलेट करता है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से। इसी तरह सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा रिजल्ट जो हमें पता है कि ये हकीकत है, ऐसी चीज़ जो हमें पता होती है कि ये फैक्ट है, ये ऐसा होता ही है। मीन्स के इसकी एग्जाम्पल हमने की थी ना कि ऑल मेंस आर मॉर्टल, कि इंसान फानी, ख़त्म होने वाला है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है कि ये हकीकत में ऐसा ही है, फैक्ट है ये एक। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट, कि हम ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जो चीज़ हकीकत पे मबनी होती है। इसी तरह थर्ड देखें, इसका सेकंड का ऑप्शन डी राइट है। फिर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की थी उसमें हमारे पास नीचे मैंने आपको बताई थी कि कुछ स्टेटमेंट्स ट्रू थे मीन्स और कुछ फॉल्स। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। मीन्स 22/7 जो है वो क्यू डैश हम किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। विच वन? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है। पेज नंबर 148 में जहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट ऑल आर ट्रू, तो इसमें ये 5th पॉइंट लिखा होता है, तो वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन राइट है। इसी तरह 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। निगेशन, निगेशन का मतलब बताया था। निगेशन किसको कहते हैं? अगर कोई बात लिखी होती है हमने उसका निगेशन बताना है, मीन्स कि हमने उसका उलट बताना है। तो सेंटेंस क्या है? द स्टोव इज बर्निंग मीन्स चूल्हा चल रहा है, तो उसका ऑपोजिट, उसका उलट क्या होगा? द स्टोव इज नॉट बर्निंग, चूल्हा नहीं चल रहा। मीन्स के ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पेज नंबर 159 पे देखें, 5th एमसीक्यू क्या है? सो नेक्स्ट 5 है, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। अब कंजक्शन किसको कहते हैं? एंड को कहते हैं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमने इससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में की हुई है, इसलिए जस्ट जल्दी जल्दी गो थ्रू करें। कंजक्शन मीन्स जब हम पी एंड क्यू लेते हैं ट्रूथ टेबल में, तो आंसर ट्रू सिर्फ तब आता था जब दोनों पी एंड क्यू दोनों ट्रू होते थे। मीन्स के कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू कब ट्रू आता है? जब दोनों ट्रू हो, मीन्स बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो बी ऑप्शन राइट है। 6 देखें, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। कंडीशनल कब फॉल्स होता था? कंडीशनल कैसे कहते थे? ये वाला, ये भी हमने पढ़ा था। ये कब फॉल्स होता था? मीन्स ये हमारे पास एंटीसीडेंट था और ये कॉन्सिक्वेंट था। जब एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, यही हमने रीजन पढ़ा था ना। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। इसी तरह 7 देखिए, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। कंट्रा पॉजिटिव का मतलब होता था इन दोनों की जगह भी चेंज करनी है, साइन भी चेंज करना है। तो जगह चेंज करेंगे तो पी पहले आ जाएगा, क्यू बाद में आ जाएगा। और साइन चेंज करेंगे, साइन का मतलब होता है कि अगर निगेशन लगा हुआ है तो हमने रिमूव करना है, और अगर रिमूव हुआ है मीन्स कि नहीं है तो हमने खुद से निगेशन पुट करना है। तो सबसे पहले पी एंड क्यू की जगह चेंज कर देंगे, पी के साथ भी निगेशन आ जाएगा, क्यू के साथ भी आ जाएगा। मीन्स के सी ऑप्शन राइट है। 8 देखें, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। ये भी हमने पढ़ा था, ये कंजक्चर की एग्जाम्पल थी कि कोई भी इंटीजर जो 2 से बड़ा है वो कैसे बनता है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर को सम करते रहे तो हमारे पास जो है वो इंटीजर बनता रहता है। तो ये भी एग्जाम्पल बहुत डिटेल से मैंने बताई थी। इसी तरह बी ऑप्शन राइट है। 9 देखें, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। एक सीधी स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसे ड्रॉ होती है? जब भी हम 2 पॉइंट्स लेते हैं उनको ज्वाइन करेंगे, उनके से जो लाइन पास होगी वो हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। ये एमसीक्यू सारे वही हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए हुए हैं। तो लास्ट लेक्चर अगर आप अटेंड कर लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें वही हैं, पुरानी है जो हमने कर ली हैं। इसी तरह सी ऑप्शन राइट है। 8 10 देखें, द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये भी थ्योरम की एग्जाम्पल थी कि सम ऑफ ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स मिड की तरफ जो एंगल बनते हैं, जब हम उसको सम करते हैं तो वो इक्वल होते हैं 180 के। तो ये क्या होता है? इसको हम थ्योरम कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1,
1 to 10 हमारे पास MCQs थे, इजी से MCQs है, सारे क्लियर हो गए हैं। ऊपर बेल आइकन में मैं लास्ट लेक्चर कर रही हूँ, सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। अब ये भी जब हमने किया था तो कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ से मेरे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। यूनिट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशनल्स का मतलब है कि ये 4 क्वेश्चंस है, मैंने इनका कन्वर्स भी फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है, कंट्रा पॉजिटिव भी फाइंड करना है। तो इस तरह मैंने सेक्शंस बना लिए, मींस कॉलम्स बना लिए ताकि सारी चीज़ें इजीली फाइंड हो जाए। अब सबसे पहले कन्वर्स का क्या मतलब होता है, कन्वर्स का मतलब होता है सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज करना, ठीक है। जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दें, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दें। तो ये पहले लिखा है ये बाद में लिख देंगे और ये बाद में लिखा है ये पहले लिख देंगे, ये कन्वर्स बन गया। इसी तरह सेकंड का कन्वर्स क्या बनेगा, क्यू बाद में एंड पी पहले। थर्ड देखें, निगेशन ऑफ पी बाद में एंड निगेशन ऑफ क्यू पहले लिख देंगे, एंड इसी तरह निगेशन ऑफ पी पहले एंड निगेशन ऑफ क्यू बाद में। कन्वर्स फाइंड हो गए। इसी तरीके से अब हम इन्वर्स किसको कहते हैं, इन्वर्स हम कहते थे कि इन दोनों के साइंस चेंज करना, मीन्स के पी एंड क्यू लेटर्स की जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ इनके साइंस चेंज करने। साइन का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें साइन का मतलब होता है निगेशन वाला साइन पुट करना या रिमूव करना। तो इन्वर्स का मतलब होता है साइन इंटरचेंज करना, पी के साथ निगेशन वाला साइन है तो रिमूव कर देना है, क्यू के साथ नहीं है तो पुट कर देना है। इसी तरह सेकंड पार्ट का इन्वर्स क्या होगा, क्यू दोनों के साथ निगेशन नहीं है तो दोनों के साथ सिर्फ निगेशन वाला साइन पुट कर देना है। थर्ड दोनों के साथ है, दोनों के साथ रिमूव कर देना है। यहाँ पे भी लास्ट में भी देखें, क्यू के साथ है रिमूव कर दिया, पी के साथ है रिमूव कर दिया। लेटर्स की जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ साइन रिमूव कर देना है। लास्ट देखिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है इन दोनों को मिला के, मीन्स कि हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है ना, मीन्स उन दोनों की जगह भी चेंज करनी है, उन दोनों का साइन भी चेंज करना है। मीन्स कि हमने यहाँ पे निगेशन ऑफ पी, पहले पी लिखा हुआ है पी को बाद में लिख देंगे, बाद में क्यू लिखा है क्यू को पहले लिख देंगे, जगह चेंज कर लिए। अब साइन चेंज करना है, साइन का मतलब है कि अगर पी के साथ निगेशन है ना, तो अब जहाँ पे भी पी लिखा है ना उसके साथ निगेशन नहीं लगाना, मीन्स के निगेशन का मतलब होता है प्लस साइन, ये नहीं पुट करना, ठीक है। इसी तरह अगर क्यू के साथ निगेशन का साइन नहीं है तो पुट कर देना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में देखें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है तो इन दोनों की जगह चेंज, पी पहले क्यू बाद में, दोनों के साथ साइन नहीं है, दोनों के साथ निगेशन वाला साइन पुट कर देना। थर्ड देखें, दोनों की जगह भी चेंज करनी है, साइन भी चेंज करना है तो क्यू पहले आ जाएगा, पी बाद में आ जाएगा, दोनों के साथ निगेशन है तो साइन रिमूव कर देना। फोर्थ देखें, अगेन दोनों की जगह चेंज करनी है, पी पहले क्यू बाद में, दोनों के साथ साइन है तो दोनों के साथ साइन रिमूव कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यही था। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, वो चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स के 3 पार्ट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, तीनों के हमने ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो ट्रूथ टेबल भी ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको जनरली टेबल बताती हूँ कि कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए हमने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा होता है ना, हम सिंपल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे इक्वेशन वाला, तो हमें पता होता था जिस पे ब्रैकेट होती थी हम पहले उस पार्ट को सॉल्व करते थे और उसका जो आंसर आता था ना फिर जो रिमेनिंग रह गया तो उसके साथ सॉल्व करते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब इसी तरीके से इन पार्ट्स में जिसके ऊपर ब्रैकेट है सबसे पहले आपने वो ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है। उसके बाद हम जैसे सबसे पहले हम पी और क्यू फाइंड करेंगे, फिर ये ब्रैकेट वाला पार्ट है निगेशन ऑफ क्यू लेंगे, फिर उन दोनों का हमने ऐसे और ले लेना है, ठीक है। अब सिंपल देखें, साथ साथ ये ऑपरेशन मैं अगेन रिपीट कर लूँगी बहुत डिटेल से कि ये कैसे कैसे लिखें। P एंड Q 2 लेटर्स हैं तो उसके लिए सबसे फर्स्ट और 2 कॉलम आपने बनाना होता है, एक P का बनाना है एक Q का बनाना है। P का कैसे बनाते हैं, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स और फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। हमेशा जब भी 2 लेटर्स होंगे ना तो ये फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं ये एज इट इज़ यही बनेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखें फर्स्ट ब्रैकेट है P, ये वाला साइन किसको डिनोट करता है, अगर V लिखा होता है ना इसका मतलब होता है और। P और Q, हमने P एंड Q का और फाइंड करना है। और का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं, ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू है आंसर क्या आएगा, ट्रू। दोनों ही फॉल्स हैं तो सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। अब इस ब्रैकेट के साथ देखें ये वाला साइन भी है तो पहले मैं इसी साइड को कंप्लीट सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने ये वाली पूरी ब्रैकेट लिखी है P और Q और इसके बाहर नेगेशन वाला साइन पुट कर लिया। अब P और Q तो मैंने फाइंड कर लिए ना, इस साइन का मतलब होता है कि हमने जो भी फाइंड किया ना आपने उसका निगेशन होता है ना बेसिकली इस साइन को, इसका मतलब होता है ऑपोजिट ले लेना। मीन्स के मैंने इसका निगेशन लेना है तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स। ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। एंड फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रू। ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पार्ट को लेती हूँ, मीन्स निगेशन ऑफ क्यू लेती हूँ। क्यू कहाँ लिखा हुआ है, ये क्यू लिखा हुआ है, इसका निगेशन लेना है, मीन्स इसका उलट लेना है। तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रू। ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स एंड फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू।
तो अब आप ध्यान से देखें, मैंने ये वाला पार्ट भी कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब मैंने ये देखें फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब इनके दरमियान में ये वाला साइन है, मीन्स और है। अब इन दोनों को मैंने और ले लेना है। और का मतलब होता है कि अब इन दोनों को देख के, इन दोनों कॉलम्स को देख के और लिखना है। और का मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो लास्ट में क्या करना होता है, जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड कर चुके हैं ना, लास्ट कॉलम आपने पूरा अपना क्वेश्चन लिखना होता है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। इस साइन और का मतलब है इन दोनों में से, देखें ये पहला वाला लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है। अब इनके आंसर्स को देख के फाइनल आंसर लिखेंगे। दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू या दोनों ट्रू हैं तो फिर क्या होगा, ट्रू। और का मतलब होता है कि दोनों में से एटलीस्ट एक ट्रू हो। अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ तक हमारा ट्रुथ टेबल फर्स्ट पार्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी, और ब्रैकेट के पार्ट क्या साइन है, ये वाला। इसका मतलब है क्यू एंड पी दो लेटर्स लिखे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट टू कॉलम्स तो मैंने एज इट इज बनाने, कैसे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। हमेशा पहले अल्फाबेट्स में पी आता है फिर क्यू आता है, इसी तरह हम पहले पी लिखते हैं फिर क्यू लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ क्यू। मीन्स कि ये जो क्यू है ना, सबसे पहले मैंने इसका निगेशन लेना है, ऑपोजिट लेना है। तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, एंड फॉल्स का क्या होता है, ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू फाइंड कर लिए। अब निगेशन ऑफ पी, पी के साथ भी ये साइन है, तो पहले मुझे ये जो पी लिखा हुआ है ना, इसका निगेशन लेना है, मीन्स इसका ऑपोजिट लेना है। तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है, ट्रू, एंड फॉल्स का क्या होता है, ट्रू। जब मैंने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं तो मैंने सिंपल क्या लेना है, इनका और का क्या मतलब होता है, और हमेशा आप दो कॉलम्स को लेके ही लिखते हैं। कैसे, किस किस को देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इन दोनों का और लेना है। और का मतलब होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों में से एक भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू आ रहा है ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं तो फिर तो ट्रू ही होगा। ठीक है, अब हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एंड में क्या करना है, इसका निगेशन लेना, मीन्स के एंड में पूरा क्वेश्चन लिख लें। अब ये वाली जो लाइन मैंने ली हुई है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ लिखी हुई है ना, अब इसका निगेशन ले लेना, मीन्स के इसका उलट ले लेना। तो इस लाइन को देखें, इस पूरी लाइन का निगेशन ले रहे हैं। फॉल्स का क्या होता है, ट्रू, निगेशन मीन्स उलट, ऑपोजिट। ट्रू का क्या होता है, फॉल्स, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का क्या होता है, फॉल्स। कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें। ओके, सो नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, पी और क्यू बाय कंडीशनल पी एंड क्यू। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है और, इस साइन का मतलब होता है एंड, इस साइन का मतलब होता है बाय कंडीशनल या इक्विलेंस। तो ये चीज़ भी हमने कल बहुत डिटेल से की हुई है। ठीक है, तो अब देखें पी एंड क्यू दो हैं तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले एक ब्रैकेट करते हैं, ये वाली पी और क्यू लिख दिया, मीन्स ये पी और ये क्यू है, इसका और मैंने लिखना है। और मतलब दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स। ये वाली ब्रैकेट कर ली है। अब ये वाली ब्रैकेट करते हैं। इस साइन का क्या मतलब होता है, अगर एस से वी लिखा है तो इसका मतलब होता है और अगर उल्टा वी लिखा है तो इसका मतलब होता है एंड। और का क्या मतलब होता था कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, और एंड का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ रहा है ना तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखें, पी एंड क्यू ले रहे हैं ना, पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं, सो दोनों में से एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दोनों में से एक भी फॉल्स आ रहा है फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या होगा, फिर तो फॉल्स ही होगा। ठीक है, सिर्फ एंड के केस में सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, और के केस में सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने ये ब्रैकेट भी फाइंड कर लिया, ये ब्रैकेट भी फाइंड कर लिया। लास्ट में क्या करना होता है, ये पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। इसका मतलब है कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो सिर्फ आंसर तब फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखें दोनों ट्रू है, ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फिर आंसर क्या होगा, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर क्या होगा, फॉल्स। दोनों ही फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन टू एग्जाम्पल। मीन्स कि हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट और प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में हमने उसकी एग्जाम्पल भी देनी है।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिख ली। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, वही डेफिनेशन है जो मैंने बुक से भी आपको कल हाईलाइट करवाई हुई थी, पहले हाईलाइट करवाई हुई है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट बिटवीन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मीन्स के ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है कि या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकती। अब ऐसी चीज़ एग्जाम्पल इसकी हमने कैसे लिखनी है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। हमें पता है कि ट्राइंगल के जब हम एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। इसी तरह अब मैथमेटिकल प्रूफ की डेफिनेशन क्या होगी, A proof is a logical sequence of steps that establish the truth of a mathematical statement using definitions, axiom and theorems। Means कि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ होता है जो हमारे पास स्टेप्स बनाता है। कैसे बनाता है, द ट्रूथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में प्रूफ देता है। कैसे प्रूफ देता है, या फिर हम उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एक्सियम पढ़ते हैं या थ्योरम्स देते हैं, तो वो जो प्रूफ होते हैं ना वो उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कि हम उस बात को कैसे प्रूफ करें। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसी बात जो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, मैथमेटिकल प्रूफ अब वो बात वहां तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो चीज़ हमें बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे कैसे आई है, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन। मीन्स के मैथमेटिकल प्रूफ है ना, तो प्रूफ ही एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। क्या हमने प्रूफ लिया, इजी सा मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है। 2 और 4 दो इवन नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे सम क्या होगा 6, वो भी इवन नंबर है। इसी तरह 6 और 4 ले लेते हैं, दोनों इवन नंबर्स हैं, उसका सम क्या होता है 10, वो भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखें कैसे स्टार्ट करते हैं, एन इवन नंबर कैन बी रिटन एज 2a। हर इवन नंबर जो होता है ना वो 2 का मल्टीपल होता है। आप कोई भी इवन नंबर देखें 2 1 ज़ा 2, इसी तरह 2 2 ज़ा 4 होता है, तो अगला इवन नंबर 4 होता है ना। फिर इवन नंबर 4 के बाद 6 होता है, तो 2 3 ज़ा 6 होता है। इसी तरह 2 4 ज़ा 8। तो हर नंबर जो इवन नंबर आता रहता है ना वो असल में 2 का मल्टीपल होता है, 2 के टेबल में आता है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, एन इवन नंबर कैन बी रिटन एज 2a। ए का मतलब यहाँ a में आप 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। एंड सेकेंड इवन नंबर एज 2b। दूसरा भी इवन नंबर ले रहे हैं, इवन नंबर हमेशा 2 के साथ ही लिखा होता है। मीन्स एक हमने कह दिया 2a है और एक 2b है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स पे 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा a प्लस बी। मीन्स के दो इवन नंबर्स हैं, जब दोनों को ऐड करते हैं ना तो ऐड करके जो आंसर आता है ना वो भी 2 का मल्टीपल होगा। मीन्स के अब यहाँ पे देखें 2 + 4, दो इवन नंबर लिए मैंने 2 और 4, दोनों को ऐड करूंगी तो आंसर क्या है 6, और 6 पे तो 2 का ही मल्टीपल है ना। 2 6 को हम लिखते हैं 2 3 ज़ा 6। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सियम और थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है, इसकी एक एग्जांपल हमने देनी है। एक्सियम की डेफिनेशन क्या होती है, एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और प्रूफ। बेसिकली वही डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने आपको कल बुक से मार्क करवाई थी। दो लाइंस में से, 2 पॉइंट्स में से कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, उसमें से कोई भी लाइन पास करते हैं तो वो हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन ही होगी। यही पॉइंट अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था कि ये एग्जाम्पल लिखी थी, ये किसकी एग्जाम्पल थी, ये एक्सियम की एग्जाम्पल थी। मीन्स कि ये ऐसी चीज़ है जो हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है, इसके लिए हमें किसी एविडेंस या प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आ जाता है थ्योरम की क्या डेफिनेशन होती है। थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट। अब थ्योरम ऐसी चीज़ है, ऐसा स्टेटमेंट है जो हम कहते हैं कि ये ट्रू है, इसके लिए हमने कुछ प्रीवियसली फैक्ट्स देखे होते हैं। मीन्स कि कुछ पुराने हकाइक होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये बात ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स कि यहाँ पे भी मैंने इस थ्योरम की सिंपल वो एग्जाम्पल लिया जो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। एक ट्राइंगल है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। जब उसको सम करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो वो हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये बात जो है ये हमने कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें ली हुई हैं जिससे हमें ये चीज़ प्रूव हुई है कि ये इक्वल होते हैं इंटीरियर एंगल 180 के। तो इस तरह की चीज़ को हम थ्योरम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Importance of logical reasoning in mathematical proofs. Give an example to illustrate your point. Means कि हमने ये लॉजिकल रीजनिंग की मैथमेटिकल प्रूफ जो हम लिखते हैं ना उसमें जो हम रीजंस लिखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और कोई एग्जांपल दे के अपना पॉइंट बताना है। तो सोल्यूशन देखें क्या है। लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू। सबसे पहले आपने इसका लिखना है फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों हम रीजनिंग लिखते हैं। अवॉइड मिस्टेक इन रीजनिंग, ताकि हम जो रीज़न दे रहे हैं ना उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अवॉइड, ताकि हम गलती से बच सकें। दूसरा, यूज़ नॉन फैक्ट टू प्रूव न्यू रिजल्ट। हम अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ करते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें पता है कि ये ट्रू है, उसको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं, न्यू रिजल्ट उसमें से निकालते हैं। अब देखिए उन्होंने हमें कहा था कि अब हमने इसमें से जो है ना एग्जाम्पल देके बताना है। अब यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। प्रूफ टू ऑड नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। ये अब मैंने एक चीज़ लिया, मैंने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, ऑड नंबर्स हैं। तो जिस तरह इवन के लिए भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इवन के लिए क्या था 2 के साथ हम a लिख देते थे। मीन्स कि वो 2 का मल्टीपल जो भी होता है ना वो हमेशा इवन नंबर होता है। इसी तरह ऑड के लिए क्या नोटेशन होती है 2a
+1 दो ले रहे हैं तो दूसरे को क्या कह देते हैं 2b+1। हमने दो नंबर्स लिए हैं, ऑड नंबर, ये दो नंबर्स ले लिए, अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐसे ही कहा ना कि ऐड टू ऑड नंबर्स, तो अब ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। अब इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 में कॉमन ले लेती हूँ। ब्रैकेट के बाहर क्या रह जाएगा a + b, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 रह गया है ना। अब नेक्स्ट देखें, सो डिविजिबल बाय 2 मीन्स अगर मेरे पास लास्ट में कॉमन मैंने 2 लिया हुआ है ना, तो इस 2 का मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब होता है कि हमेशा जो भी अगर पहला नंबर 2 आ रहा है ना, देखें इसी तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 2a + b + 1, तो इवन नंबर हमने ऐसी फॉर्म में पढ़े हुए थे ना। इवन नंबर ऐसे होते हैं जो 2 और अंदर ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा होता है, तो ये 2 है और ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 का मल्टीपल है। तो द सम विल ऑलवेज बी इवन व्हेन एवर वी ऐड 2 नंबर। तो हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम हमारे पास हमेशा इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे रफली देखें, 2 इवन नंबर मैं लेती हूँ, एक मैंने 3 ले लिए, दो मैंने 3 और 3 ले लिए, ऐड कर रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा है 6। दो ऑड नंबर है, ऐड किए तो आंसर क्या है इवन नंबर 6, तो ये मैंने प्रूफ कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 क्या है, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। मैंने प्रूफ करना है कि ये जो एक एक पार्ट है बताना है सबसे पहले कि ये एक्सियम है, कंजक्चर है, ये थ्योरम है, और फिर रीजन के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, देयर इज एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से हमेशा एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये तो भी हम ऑब्जेक्टिव में और ये प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत दफ़ा कर लिए कि ये किसकी एग्जाम्पल थी। सोल्यूशन देखें, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, ये एक्सियम था। क्यों एक्सियम है, रीजन देखें, द स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में बात हो रही है ना। लाइन क्या, देयर इज एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, अब इसमें से जो भी लाइन गुजरेगी वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये ज्योमेट्री है ना, हम खुद से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। सो इट इज़ द बेसिक रूल दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। यही थोड़ी बहुत रीजनिंग आपने लिख सकते हैं, अगर खुद से कोई रीजन समझ आ रहा है खुद से भी लिख लें, अगर एग्जैक्टली यही याद करना है तो सेम यही वर्डिंग में याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मीन्स कि हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा हो, मीन्स 4, 6, 8, 10, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्राइम नंबर्स को सम करके वो बनता है। अब ये क्या है, ये कंजेक्चर है। ये कंजेक्चर के एग्जाम्पल में ये हमने देखा हुआ है कैसे, इट इज़ अ कंजेक्चर। रीज़न क्या, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड इन जनरल। कंजेक्चर वही चीज़ होती है जो हम अज्यूम करते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो अभी तक प्रूव नहीं हुई हुई होती है। हम बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुई हुई। तो ये जो इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है ना कि हर इवन नंबर जो 2 से बड़ा है वो ऐशा कैसे बनता है, 2 प्राइम नंबर को सम करके। तो हमने यही कहा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये कंजेक्चर है, और ये ऐसी लाइन है, ऐसी स्टेटमेंट है जो अभी तक किसी ने प्रूव नहीं की हुई, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये करेक्ट है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, थर्ड देखें है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। ये भी बहुत दफ़ा कर लिए, ये थ्योरम है। ऐसे ही था ना, ट्राइंगल के एंगल्स को, मीन्स इंटीरियर एंगल को जब सम करते हैं एंगल्स को, तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। थ्योरम, रीजन बिकॉज इट कैन बी प्रूव बाय वेरियस मेथड्स सच एज एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। थ्योरम है, और इसकी रीजनिंग के ये कैसे प्रूव होता है, तो वो थोड़ी सी मैंने रीजनिंग लिख दी है कि ये हम बहुत सारे मेथड से प्रूव करते हैं। एक मेथड ये भी होता है कि हम ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करें और पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें, तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं उसका सम करें तो 180 होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट्स अ थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्या है मेरे पास, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल ये प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ करने, लेकिन ये हमने कैसे करना है, रीजनिंग के साथ देना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रूफ है जो भी हम बहुत दफ़ा करते हुए आ रहे हैं। लेफ्ट साइड लेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने बनाना है। सो फर्स्ट पार्ट देखें, एट x - 4 होल स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 25। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट है। अब मैंने क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख लिया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे, ऐसा सॉल्व करने के सॉल्व करके ये आंसर बन जाए। तो यहाँ से प्रूफ देखें करना क्या, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड हमने यहाँ से इसको इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले x - 4 होल स्केयर प्लस 9। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी नंबर के ऊपर स्केयर होता है इसका मतलब होता है कि वो नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर 2 लिखा है इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट 2 दफ़ा लिखी हुई है। अब 2 दफ़ा लिखी हुई है इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पहले वाला नंबर लिखते हैं सिंपल, जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x लिखेंगे, x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगला नंबर क्या लिखा हुआ है -4, उसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +9 और +9 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने साथ साथ रीजनिंग लिखनी है। रीज़न मैंने कैसे लिखा है, ये ऐसे होता है ना, बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है ना, तो यानी कि यहाँ पे भी बेस यही है, ये इसकी भी बेस यही है, इसकी पावर m और n। ये जो हमारे पास सिंपल लॉ होता है कि बेसिस सेम है तो पावर क्या होती है, सिंपल मेरे पास क्या लिखा है, x पावर m और x पावर n, तो ऐड होके क्या हो जाएगा x पावर m प्लस n।
जैसे जैसे ये चीज़ बनती है वैसे वैसे हमने आगे इसका रीज़न लिखना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने याद रखना मल्टीप्लाई वाले स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये वाली जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम बाद में रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर ब्रैकेट पहले होती है और ये नंबर बाद में होता तो फिर ये क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारे पास स्टेप क्या बन जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स डॉट 4 लिखेंगे, फिर माइनस 4 डॉट एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 डॉट 4 प्लस 9। अगेन यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई ही करें ना, एक्स को ऐसे ही हमने लिखे रहने दिए, जगह चेंज नहीं की। तो इस स्टेप में भी हम यही रीज़न लिख सकते हैं कि ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट 4 लिखें या 4 डॉट एक्स लिखें, एक ही बात है। तो हमेशा आपने जो पहले लिखा हुआ है ना उसको चेंज कर ले, मीन्स कि हम लिखेंगे 4 फिर एक्स बाद में लिखेंगे। सेकेंड वाला 4 डॉट एक्स लिखा हुआ है उसको जगह चेंज नहीं करनी, 4 4 16। इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 9 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें इनकी नेक्स्ट स्टेप पे मैंने जगह चेंज की है ना, एक्स डॉट 4 लिखें, इसकी जगह मैंने चेंज किया था 4 डॉट एक्स। तो जब भी हम आगे पीछे चेंज करते हैं तो हमें पता ना था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है ना, तो मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, बी को पहले लिख लिया, ए को बाद में। तो जब हम जगह चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस स्टेप के बाद ये सारे क्वेश्चन में आपने इसी तरह का मैथड रखना है। ठीक है, नहीं तो प्रूफ तो ये 1-2 स्टेप्स में भी सिंपल हो जाता है। स्टेप्स बनाने के लिए हमने ये सारा किया, 4 एंड 4 एज इट इज़ रखेंगे। एक्स हमने जो वेरिएबल है उसको बाहर ले लेना है, तो जब ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तो वो माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 9 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 25। अब अगेन देखें ब्रैकेट पहले बन रही है ना, तो फिर क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ब्रैकेट बाद में होती है तो राइट, अगर ब्रैकेट पहले बनती है तो वो क्या होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब 4 प्लस 4 ऐड होकर 8 हो जाएगा, और यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो मेरा प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज़ इसी तरह की रीजनिंग यूज़ करके हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट क्या है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है। अब मैंने इसको सॉल्व करके 4x के इक्वल लिखना है। सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि ये चीज़ ब्रैकेट की 3 दफ़ा लिखी हुई है, 2 दफ़ा एक्स प्लस वन 2 दफ़ा लिख ली। इसी तरह इसके ऊपर भी 2 है, इसका मतलब है ये भी 2 दफ़ा लिखी हुई है। तो जब हम इस तरह पावर्स को ओपन करके लिखते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, के बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। नेक्स्ट स्टेप में जब भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स पहले लिखेंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर प्लस 1 लिखेंगे, ये वाली ब्रैकेट। इसी तरह 2 ब्रैकेट्स हैं तो दोनों को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक दफ़ा एक्स के साथ ये पूरी ब्रैकेट, फिर -1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट। ब्रैकेट्स बाद में आ रही हैं तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट 1 प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 1 1 ज़ा 1। इसी तरह एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट 1 माइनस 1 डॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डॉट 1। जब मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं इसको भी हम सेम यही वाली प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1, अब यहाँ पे 1 पहले लिखा हुआ है, एक्स बाद में, जो बाद वाला होता है ना उस जैसा हमने चेंज करना होता है। तो यहाँ पे भी हम 1 को पहले लिख लेंगे, एक्स को बाद में। जब हम इस स्टेप को इस स्टेप में चेंज करते हैं, मीन्स कि जगह चेंज करें, ए डॉट बी लिखा हुआ है, बी डॉट ए लिख रहे हैं, तो फिर वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 पहले एक्स बाद में, तो इसकी भी जगह चेंज कर लेनी है, 1 पहले एक्स बाद में, 1 1 ज़ा 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, एक्स कॉमन लेना होता है, तो एक्स एक्स दोनों में से कॉमन ले लेना, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 1। इसी तरह एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और 1। तो जब हमारे पास ब्रैकेट बनती है, ब्रैकेट पहले बन रही है तो उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 1 ऐड होके 2x और 1। अब ब्रैकेट से पहले माइनस से माइनस ओपन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब इससे हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो जो चीज़ें कट हो रही हैं उसको कट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 के साथ कट हो जाएगा, तो एट दी एंड 2x और 2x ऐड होकर क्या आ जाएगा 4x। बेशक इसको इस स्टेप में अरेंज कर लें, पहले एक्स स्क्वायर वाली लिख ली है, फिर x वाली टर्म, फिर सिंपल कांस्टेंट लिखती हैं, तो जो कट हो रहा है इसको कट कर देंगे और एट दी एंड मेरे पास 4x रह रहा है, तो यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 20x। सिमिलरली सेम एज इट इज़ वही मेथड फॉलो करना है। रीजनिंग अब साथ साथ मैं आपको ओरल बताती रहती हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहला स्टेप 2 दफ़ा है, स्क्वायर इसका मतलब है 2 दफ़ा एक्सपेंड करके लिख लेना। इसके ऊपर भी 2 इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट 2 दफ़ा लिख ली हुई है।
ठीक है। तो जब हम ओपन करके लिखते हैं तो फिर रीजनिंग क्या होती है, एक्स की पावर m डॉट एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। कैसे आया ये कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस सेम है, दोनों चीज़ें सेम है तो पावर्स इसके ऊपर भी 1 है इसके ऊपर भी 1 है तो वो ऐड होकर 2 बन जाती है। ये रीज़न हमने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई होंगी, दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक को इन दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, इन दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो एक दफ़ा x आगे वाली पूरी ब्रैकेट फिर +5 आगे वाली पूरी ब्रैकेट, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x आगे वाली पूरी ब्रैकेट फिर -5 ये वाली पूरी ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करते हैं x डॉट x, जब मल्टीप्लाई करें ना ये ब्रैकेट बाद में, जब ब्रैकेट बाद में आती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ये स्टेप क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर x डॉट x प्लस x डॉट 5 प्लस 5 डॉट x एंड 5 डॉट 5, इसी तरह ये वाली ब्रैकेट x डॉट x माइनस x डॉट 5 माइनस 5 डॉट x, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, भी हम मल्टीप्लाई कर नहीं रहे सिर्फ लिख रहे हैं। फिर माइनस माइनस प्लस 5 डॉट 5, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, स्टेप को भी यही कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें x को x से करेंगे x स्क्वायर, x डॉट 5 या 5 डॉट x जो बाद में लिखा होता है ना उस जैसा बनाना होता है, तो x डॉट 5 की जगह मैं 5 पहले लिख लेती हूँ और x बाद में लिख लेती हूँ। जगह चेंज करें ना, तो जब भी हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें x को x से करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 5 पहले तो इसकी भी 5 पहले लिख लेंगे, x बाद में लिख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ 5 5 ज़ा 25। तो ये स्टेप क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वेरिएबल कॉमन लेना होता है, x एंड x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 5 + 5, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अगेन यहाँ पे भी 5 एंड 5 एज इट इज़ और x हमने कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 5 + 5 क्या होता है 10x प्लस 25, इसी तरह x स्क्वायर 5 5 क्या होगा 10x माइनस 10x, तो बाहर वाला जो माइनस है वो माइनस माइनस ऐड होके प्लस हो जाता है, प्लस 10x माइनस प्लस माइनस और ये 25 आ जाएगा। अब जो चीज़ें कट हो सकती हैं उसको कट कर लेंगे, कैसे, प्लस x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख ली है अरेंज कर लिए, फिर x वाली टर्म लिख ली है ये वाली, और एंड में सिंपल नंबर्स लिख लिए। अब जो जो चीज़ें कट हो रही हैं उसको कट कर लें, प्लस माइनस कट हो गए, प्लस माइनस कट हो गया तो 10x प्लस 10x ऐड होके क्या होता है 20x। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर था, राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ कर लिए। कितने इजी से क्वेश्चन है, वही 2-3 चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में याद रख लेने, एक दफ़ा समझ लेने, और वो सारे क्वेश्चन में आप तो उसको उसी तरीके से लिखते रहना है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको मेथड पता चल गया कि आपने रीजंस कैसे लिखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें हमारे पास क्या है। प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अगेन लेफ्ट और राइट साइड वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहना और साथ साथ जस्टिफाई करना है, मीन्स कि हम ये क्या क्या करें, यही वाला काम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किए। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 + 16x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 + 4x। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है। अब हमेशा डिवीजन वाले क्वेश्चन है ना, इसके लिए थोड़े से स्टेप्स चेंज है, उसको याद रखना है। सबसे पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना उसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब है कि 1/4 अलहदा कर लिए और ये जो ऊपर जो भी लिखा हुआ है उस ब्रैकेट को मैंने अलहदा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 4 कैसे बनता है, 4 × 1 = 4, 16 कैसे बनता है, 4 × 4 = 16। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 × 1 = 4 तो 4 आएगा, इसी तरह 4 × 4 = 16x, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें 4 और 4 दोनों में सेम है तो वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4x। जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं मीन्स हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई है। नेक्स्ट देखें 1/4 और 4 ये एक दूसरे का इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चैप्टर नंबर 1 में जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो उसमें ये बहुत डिटेल के साथ बताई हुई है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/4, ऐसा नंबर जो उसी से कट होकर आंसर 1 दे दे। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले देखें, अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों पे ब्रैकेट नहीं है तो मैंने खुद से इन पे ब्रैकेट लगा लिया। जब भी हम खुद से ब्रैकेट लगाते हैं तो स्टेप को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये सॉल्व हो सकता है, 4 4 से कट होकर आंसर क्या आएगा 1। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मैंने आगे रीज़न लिख दिए। लास्ट में क्या करना है, 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4x ही आ जाएगा। तो जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर वही नंबर आता है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर यही नंबर आ रहा है तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी 1 + 4x। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो चुका है।
ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, पार्ट क्या है, x6x² प्लस 18x डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 27 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख ली है, दोनों साइड्स पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6x² और 18 को मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है दोनों साइड्स पे 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैंने आपको बताया हुआ कॉमन कैसे लेते हैं, जो स्मॉलेस्ट पावर होती है। इसका मतलब है कि दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, x, वो हमने बाहर लिख लिया है। अंदर क्या रह जाएगा, 2 दफ़ा x है ना, एक कॉमन ले चुके हैं तो अंदर एक दफ़ा x रह जाएगा, प्लस और ये 6 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 3। इसी तरह यहाँ से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 और 27 कैसे बनता है, 3 9 है, तो दोनों तरफ से 3 कॉमन ले लिए, अंदर क्या रह जाएगा x² और यहाँ पे क्या रह जाएगा 9। जब भी हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे देखिए a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, x पे भी स्क्वायर है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर। तो जब a पे भी स्क्वायर हो, b पे भी स्क्वायर और b पे माइनस हो तो वो इक्वल होते हैं, एक दफ़ा a माइनस b एक दफ़ा a प्लस b। तो इसकी जगह मैंने इसकी पूरी वैल्यू लिख दी है यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस b। अब जो चीज़ कट हो रही है उसको कट कर दें, x प्लस 3 से कट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3। जो नंबर कट हो जाते हैं ना ऊपर और नीचे, उसकी जगह 1 आ गया। तो जब हम कोई चीज़ कट करते हैं इसका मतलब है हम उन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आंसर आए ना। कटिंग को जब रीजनिंग में लिखना होता है ना तो उसका रीज़न होता है डिवीजन। तो ये हमने डिवीजन प्रॉपर्टी लिखी है। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड भी हमारी प्रूव हो चुकी है। तो एंड में हमने लिखना है रीज़न लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखते हैं 3। थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है, x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5x माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने अपनी यहाँ पे लिख ली है, ये वाली चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले जब भी 3 चीज़ें होती हैं तो मिड टर्म ब्रेक हम अप्लाई करते हैं। कैसे, ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 7 है। तो 10 किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है, 2 और 5, और 2 और 5 को ऐड करें तो 7 भी बनता है। तो मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 5x ऐड होके 10 भी बन रहा है, और ऐड होके 7 भी बन रहा है, और मल्टीप्लाई होके 10 भी बन रहा है। मिड टर्म ब्रेक सिंपल कर लिए। इसी तरह 10 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें तो 10 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 है। तो अगेन 2 5 ज़ा 10 और 5 में से 2 निकालूंगी तो 3 आ जाता है। तो कैसे लिखना है, +2 और -5। तो फिर ये सॉल्व होकर -3 आएगा। अब पहले 2 में से कॉमन लेना है, इसका रीज़न मैंने लिखा है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं ना, तो रीजनिंग में भी सिंपल मिड टर्म ब्रेक लिख दें। पहले 2 में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 रह जाएगा। लास्ट 2 में से 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। नीचे में से भी x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। जब कुछ कॉमन लेते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब जो ब्रैकेट सेम है वो एक दफ़ा, जो सेम नहीं है x प्लस 5 वो एक दफ़ा, इसी तरह x प्लस 2 एक दफ़ा, जो सेम नहीं है x माइनस 5 वो एक दफ़ा। अब इस पॉइंट को भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही कहते हैं। अब जो चीज़ कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं, x प्लस 2 कट हो जाएगा। ऊपर जो चीज़ कट होती है उसकी जगह 1 लिखना होता है, और क्या रहेगा x प्लस 5, और नीचे क्या रहेगा x माइनस 5। 1 के साथ अब देखें, सिंपल ऐसे याद कर लें कि ये जो चीज़ कट हो रही है उसको हम डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। यही हमने पढ़ा था, जो चीज़ कट होती है उसको हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है, तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी थर्ड पार्ट। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। लेक्चर लेंथी ना हो, क्वेश्चन मुश्किल ना हो, इसीलिए लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आज की क्लास में कंप्लीट किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 to क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। वो एक जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए उसके लिए एक जैसे क्वेश्चन है सेकंड लेक्चर बनाया, ताकि जब आप वो करेंगे ना तो एक जैसे क्वेश्चन जब बारी बारी देखेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा इजी मेथड से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम वीडियोस अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे और कोई भी वीडियो आपकी बीच में से मिस ना हो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।